हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक सब्जेक्ट के मोस्ट वन क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 में आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक सब्जेक्ट से आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से रेडी किया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से मिनिमम 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन से विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सजदा सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। क्लियर रहेंगे आप लोग, एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात इनके स्थान पे दोस्तों टी कृष्णामाचारी व एन माधवराव अन्य प्रमुख सदस्य थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जहां पे संविधान निर्माण के समय जितनी भी समितियों का गठन किया गया था, उनके अध्यक्ष कौन थे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों संविधान निर्माण के समय जितनी भी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। कार्य संचालन हो गया और निर्मात्री सभा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
संघ संविधान व संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। मूल अधिकार हो गया अल्पसंख्यक व प्रांतीय संविधान, इस समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुई थी। प्रक्रिया हो गया वार्ता तदर्थ झंडा समिति, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। और लास्ट है सदन समिति दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता पी. पट्टाभ सीतारमैया ने की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान निर्माण के समय दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आगे बढ़िएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अतिरिक्त 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से ले गए थे। ये प्रांत है दोस्तों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आगे बढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के लिए बॉम्बे विधानसभा से चुना गया था। बाद में वह बंगाल से भी चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। संविधान सभा के सदस्य भारत में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो 10 लाख के लिए एक स्थान आवंटित किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना कब 16 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, ध्यान रखिएगा। हर कंटेंट हर फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर है, ध्यान रखेंगे। एज ऑफ पेट का एग्जाम दोस्तों आप लोगों का होने जा रहा है। ये 3 साल के लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगा, आप लोग जानते हैं। और इसके बीच में बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज दोस्तों इसमें रन करेंगी। तो कट ऑफ में आने के लिए दोस्तों मिनिमम ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने ही होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित करते समय टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर रहिएगा। हर फॉर्मेट से हर टेंट से दोस्तों हर कंटेंट को पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया था, जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्लियर रहिएगा। आगे बढ़िएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अगला पॉइंट। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में बात की जाए तो लगभग 448 अनुच्छेद 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब संविधान निर्माण के समय दोस्तों जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से अलग अलग टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनको कौन से विभाग दिए गए थे, तो इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा ये देश का अंतरिम मंत्रिमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये इसमें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा दोस्तों विदेश मंत्रालय हो गया, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय हो गया और वैज्ञानिक व अनुसंधान मंत्रालय इन्हें मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए दोस्तों तो ये इसमें गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया था। आर.के. षणमुखम शेट्टी को दोस्तों वित्त मंत्रालय मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को दोस्तों रेल एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि एक एक टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए हजारों कंटेंट निकलते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात की जाए दोस्तों तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला था। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय मिला था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला था। नरहर विष्णु गाडगिल को दोस्तों खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट दोस्तों केशी नियोगी, जिन्हें की राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।
आगे बढ़िएगा। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका इसी के साथ और ऐड हो जाता है, जहां से भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ साथ आप इस टॉपिक को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा टॉपिक क्या दोस्तों, आपका भारत के जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्स के लिए सुपर कंटेंट निकलते हैं, तो इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात किया दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की, तो फैक्ट देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं, जो केसरिया, सफेद व हरे रंग की हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है, जो कि जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है, जो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई की अनुपात की बात की जाए तो 3:2 है। वहाँ ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग की 24 तीलों वाला अशोक चक्र है, जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गान की, तो यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है, किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त में गाया जाता है, जिसका समय 20 सेकंड है। इसमें 13 पंक्तियां हैं। इस गीत को सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, और वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गीत की, तो यहाँ से जितने भी फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचांग। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। पॉइंट है, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र तिथि को होता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वालिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, समूर्ति सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी चीजें दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी,
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से केवल प्रावधान ध्यान रखेंगे, आपातकालीन उपबंध। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा। पंचवर्षीय योजना आपका सुपर रहेगा। प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए दोस्तों यानी कि न्याय का आदर्श, ये सारे प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के जो आदर्श रखे गए हैं, ये प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा ही। केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368। और लास्ट है दोस्तों जापान के संविधान से देखेंगे तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से ली गई है। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के जितने भी भाग है दोस्तों उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सीट लगाई गई दोस्तों भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित प्रावधान के साथ साथ ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन करके कंप्लीट सीट लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं, संबंधित प्रावधान हैं, उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 की, जिसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 2 की बात की जाए, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, या आर्टिकल की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। बात की जाए मूल अधिकार की दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात की जाए, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात की जाए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ये आर्टिकल की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में आता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 की बात की जाए, जिसमें संघ संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आता है। और भारतीय संविधान के भाग 6 की बात की जाए, जिसमें राज्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 7 की बात की जाए दोस्तों, जिसमें पहली अनुसूची के भाग ख के तहत राज्यों का प्रावधान किया गया है, या अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 238 में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 8 की बात की जाए, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आता है। भाग 9 की बात की जाए, जिसमें पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 में दोस्तों का से लेकर रा तक आता है। और इसी के साथ देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 की बात की जाए, जिसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 में दोस्तों ता से लेकर या तक आता है। भाग 10 की बात की जाए दोस्तों, जिसमें कि अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों के प्रावधान किया गया है। या अनुच्छेद की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में आता है। भारतीय संविधान के भाग 11 की बात की जाए, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक आता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 12, जिसमें वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, संविदाएं आदि वाद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक आता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 13 की बात की जाए दोस्तों, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक आता है। आगे बढ़िएगा। भाग 14 की बात की जाए, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 308 से लेकर 323 तक आता है। भाग 14 की बात की जाए, जिसमें अधिकरण संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का में आता है। भाग 15, जिसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 324 से लेकर 329 तक आता है। भाग 16 की बात की जाए, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आता है। आगे बढ़िएगा।
भारतीय संविधान के भाग 17 की बात की जाए जिसमें राजभाषा संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 343 से लेकर 351 तक आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 की बात की जाए जिसमें आपात उपबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 352 से लेकर 360 तक आता है। भाग 19 जिसमें प्राधिकरण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ 361 से लेकर 367 तक आता है। भारतीय संविधान के भाग 20 की बात की जाए जिसमें संविधान का संशोधन संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 368 में आता है। आगे बढ़िएगा। भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद की बात की जाए तो 369 से लेकर 392 तक आता है। और लास्ट है भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्माण संबंधी प्रावधान किया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक आता है, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51A में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वह भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में उल्लिखित 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। अब चलिए दोस्तों इन 11 मूल कर्तव्यों को आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट, दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां मूल कर्तव्य देखिए, हमारी सामाजिक यानी कि कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौ मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे बढ़िएगा। 10वां मूल कर्तव्य आप अपना देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य देखिए, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करें, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं, आपका सबसे सुपर टॉपिक। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान।
आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। संघ के प्रारंभ के समय नागरिकता या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिचय दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़िएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ये अनुच्छेद 54 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश दोस्तों ये अनुच्छेद 76 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि बजट के नाम से जाना जाता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 123 में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान 161 में है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 213 में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, इसका प्रावधान अनुच्छेद 226 में है। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 243 में। वित्त आयोग आपका 280 में आता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। संघ की राजभाषा दोस्तों ये अनुच्छेद 343 में। संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो कि मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसका प्रावधान अनुच्छेद 300A में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 361 में है। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 364 में। लास्ट है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रख गया है? दिल्ली सल्तनत। मिडवल हिस्ट्री का दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ
क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिन पर आने वाले समय में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे, आपकी बेसिक चीजें थी। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जितने भी राजवंशों ने शासन किए हैं, शासनकाल के साथ आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टर्न से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश है, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में खिलजी वंश है, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक ईस्वी तक। तीसरा दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश है, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर दोस्तों सैयद वंश है, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे लोधी वंश है, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इन राजवंशों के बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले गुलाम वंश है, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। अब इनके बीच में कंटेंट देखिए। तो दोस्तों इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास यानी कि गुलाम रहे थे। इसी कारण इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक राजवंश था। क्लियर रहेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक चला, या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बा उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे। तो इनके बाद में आते हैं दोस्तों इल्तुतमिश। इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट है आप कंप्लीट कीजिए। सुपर कंटेंट यहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बात की जाए इल्तुतमिश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह को पराजित कर दिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब इनसे जुड़े फैक्ट। तो इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे एकता कहा गया। इसका प्रशासक एकतादार होता था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों इल्तुतमिश से जुड़े और भी फैक्ट हैं, आप क्रम से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। आगे बढ़ेंगे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट तथा कोलाह यानी टोपी धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तोनिया से निकाह किया। आगे बढ़ेंगे। बलबन की बात की जाए दोस्तों, तो 1265 से लेकर 1287 तक इनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, बलबन ने फारसी यानी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। इसने फारसी परंपरा पर नवरोज उत्सव की शुरुआत की और बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो दोस्तों राजवंश है वो है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 तक चला। इससे जुड़े फैक्ट देखिए। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना था। आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खाज, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी दोस्तों शीरी को बनाया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ से,
उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो, हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए हुलिया तथा उनके घोड़ों के लिए दोस्तों दाग प्रथा की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है दोस्तों तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से 1413 तक चला। इससे जुड़े फैक्ट देखिए। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासन दोस्तों 1320 से लेकर 1335 ईस्वी तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की। आगे बढ़ेंगे। किताबुल रहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की थी, जो कि मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दीवाने खैरान की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, जो कि एक दान विभाग था। उसने एक दास विभाग दीवाने बंदरगान की भी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक वह प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश है दोस्तों सैयद वंश, जिनका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक चला। इससे जुड़े फैक्ट देखिए। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, जिनका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक चला था। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला तथा उसने लोदी वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पांचवा राजवंश आता है लोदी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक चला था। देखिएगा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो जाता है और मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग दोस्तों अगले वीडियोस में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।